अब अपने को बफर स्टॉक वाला ये बॉक्स करते हैं पहले कंप्लीट। देखो बफर स्टॉक एंड पीडीएस सिस्टम। देखो बफर स्टॉक जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सुना होगा, गवर्नमेंट की संस्था है एफसीआई। एफसीआई के पास में ये सारा बफर स्टॉक इकट्ठा होता है और ये सारा बफर स्टॉक का क्या करती है, प्राइमरली तो इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पीडीएस सिस्टम में डाला जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है सस्ती राशन की दुकानें वगैरह होती है, फेयर प्राइस शॉप होती है ना, उसके अंदर में गरीबों को, बीपीएल फैमिलीज़ को क्या है राशन पानी मिलता है, उसमें राशन हो गया, चावल हो गए, शुगर होगी, है ना, किरोसिन ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो और इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस बफर स्टॉक को यूज़ करने का, एमएसपी पॉलिसी के तहत क्या होता है, किसानों से बफर स्टॉक आता है, ठीक है, गवर्नमेंट को बेच के जाते हैं किसान, और वो बफर स्टॉक का देखो एक तो होता है पीडीएस में यूज़, एक कहाँ होता है अगर मान लो किसी साल में शॉर्टेज रहेगी, फसल पूरी हो नहीं पाई, तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वो स्टॉक का यूज़ किया जाता है, ठीक है, देश के अंदर में बात ये बफर स्टॉक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलो, अल्टरनेटिव मार्केटिंग देखो चैनल्स, देखो रे ऑफ होप, ये अल्टरनेटिव चैनल्स हैं, जैसे बिग बाज़ार है ना, किसान क्या है डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, रिलायंस फ्रेश है ना, बहुत सारे साधन बन चुके हैं आज की डेट में, प्राइवेटाइज हो चुकी है इकोनॉमी, है ना, देखा जाए तो कई हद तक। देखो इमर्जिंग अल्टरनेटिव ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर ए रे ऑफ होप टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स who have been silent suffers at the hands of middleman से जो सफ़र हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे, वो लोगों को आज जो है बहुत बड़ी मार्केट मिल चुकी है, जैसे रिलायंस फ्रेश, बिग बाज़ार, है ना, ये सब चीज़ें। अभी देखो डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर टू द कंज्यूमर इन वन सच चैनल द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड देखो आर लॉन्च्ड देयर चैनल्स थ्रू अपनी मंडी, बिग बाज़ार, द स्टेट ऑफ पुणे इज़ लॉन्च इन देखो इट थ्रू जो भी है हैदरपुर मंडी, जो भी है हैदरपुर मंडी बोलते हैं इसको शायद, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना देखो आर देखो लॉन्चिंग इट्स जो भी है, रायपुर बाज़ार नहीं है ये, रायडू बाज़ार बोल देते हैं बाज़ार, एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज़ लॉन्च्ड, तमिल में नाम लिखा हुआ है ये जो भी है, उज्वर संधीज, ठीक है, मतलब इस तरीके से। हाँ देखो इसके अंदर में देखो क्या है, डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर से डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बाय द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करती है सीधा का सीधा, और क्या है फार्मर से डायरेक्ट फसल खरीद लेती है। अब रिलायंस फ्रेश है क्या करता है, डायरेक्ट फसल किसानों से खरीदता है, और जितने भी स्टोर है ना रिलायंस के, उसमें सप्लाई होता है सारा का सारा माल, और बहुत सस्ते रेटों पे किसानों से ले लेते हैं, डील कर लेते हैं, कई गुना रेटों पे बेचते हैं, 20 गुना मार्जिन पे बेचते हैं, समझ आई बात। ये है किसानों से बहुत सस्ते दामों पे उठा ली जाती है ये चीज़ें। देखो डायरेक्ट सेल होती है, डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर बाय नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रिलायंस, है ना, देखो रिटेल्स। अब देखो इन अनदर अल्टरनेटिव चैनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देखो इन फैक्ट देयर कंपनीज आर ऑफरिंग एडवांस पेमेंट भी कर देती है आजकल कंपनीज, हार्वेस्ट होने से पहले ही, फसल बनने से पहले ही तुमको पेमेंट दे देते, तुम हमारे लिए काम करोगे, बात ये है, ठीक है, बुक कर देती है, ठीक है। फार्मर टू सप्लाई देखो फार्म प्रोडक्ट एट द प्री डिटरमाइन रेट हो जाता है, भाई तुमको ये भाव मिलेगा, तुम्हारी जो अगली फसल होगी तुमको ये भाव देंगे, बढ़िया पर भाव देते थे, ये ऐसी बात नहीं है। देखो इट इज़ होप्ड दैट दिस सिस्टम ऑफ मार्केटिंग ग्रो इन देखो टेंडम विद ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड मल्टीनेशनल रिटेल्स भी ग्रोथ हुआ, है ना, नेशनल रिटेल भी ग्रोथ हुआ, नेशनल कंपनीज भी तो थी कुछ है क्या। देखो दिस वुड नॉट ओनली हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर द फार्म प्रोडक्ट बट ऑल्सो रिड्यूस प्राइस रिस्क फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर। प्राइस रिस्क जो होता था ना वो भी रिड्यूस हो जाता था, कारण वो पहले ही बुक हो जाता था। मान लो 100 रुपये में बिक रही है कोई चीज़, 100 रुपये में बिक रही है, 100 रुपये किलो के हिसाब से लेगा अगला, सीधी सी बात है। अब चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, सिरदर्दी सामने वाली एमएनसी की अभी बात ही है, या फिर नेशनल कंपनी के किसी। देखो इसके बाद में क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। डाइवर्सिफाई कर दिया एग्रीकल्चर को, मतलब कहने का क्या है,
एक फसल के दाम कम हो सकते हैं, 2 फसल के दाम कम हो सकते हैं। हमारे खेत को है ना कई भागों में बांट दिया, एक खेत को डाइवर्सिफाई कर दिया, इस जगह पे ये उगाएंगे, इस जगह पे ये उगाएंगे, इस जगह पे ये उगाएंगे, इस जगह पे ये करेंगे, इस जगह पे इस चीज़ की खेती करेंगे, इस जगह पे ये करेंगे, इस जगह पे आलू बोएंगे, इस जगह पे मूली बोएंगे, इस जगह पे ये करेंगे। किसी मतलब एक आधी फसल के प्राइस गिरेंगे तो मतलब मार्केट रिस्क से बचने के लिए जो है डाइवर्सिफाई की गई फसल, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग की गई, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ फार्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप्स, रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल क्रॉप्स मे नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पे सभी चीज़ों के प्राइस नहीं जाएंगे ना, बात ये है। देखो इफ़ वन क्रॉप फिच लो रेवेन्यू द अदर में फिच हाई, ठीक है। दस डाइवर्सिफिकेशन हेल्प स्टेबलाइजेशन ऑफ फार्म इनकम बाय लोवरिंग द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क कम हो जाएगा ना डाइवर्सिफिकेशन करने से, सीधी सी बात ये है भाई। अब मैंने कोई मान लो गेहूँ ही उगा दी पूरे के पूरे, अब गेहूँ के भाव कम हो गए, मेरे को तो टोटल लॉस हो गया, बात ये है। अब मैंने जगह मतलब कई फसलें उगाई, कई फसलें प्रोड्यूस की, मतलब उसमें क्या है एक में लॉस हुआ, चलो बाकियों में पूरे हो गए पैसे, बात ये है, सही है। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन है, देखो अब मान लो टमाटर है, बाढ़ आने से क्या है कई जगहों पे टमाटर खराब हो गए, फसलें खराब हुई है, फसलें खराब होने की वजह से 350 रुपये रेट भाव जा रहा है, ऊपर जा रहा है सारी जगह, दिल्ली में और में बाढ़ आ रखी है, ठीक है, मतलब ख़राब हो रहे हैं। पंजाब में बाढ़ आ रखी है, कितनी फसलें बर्बाद हुई है, इस वजह से टमाटर महंगा हुआ है, इस वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, 20-30% इजाफा देखने को मिला है सब्जियों के अंदर में, ठीक है। कारण क्या है, एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो, ठीक है। तो फसलें बर्बाद हुई है ना बाढ़ के कारण, इसी वजह से नुकसान हुए हैं। डाइवर्सिफिकेशन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, देखो 2 एस्पेक्ट्स है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन करना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयमेंट, भाई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में चेंजेस करना। देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ ए डाइवर्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेसिफिक क्रॉप, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं सिर्फ एक क्रॉप पे निर्भर नहीं हूँ, मैंने कई मल्टीपल क्रॉप्स प्रोड्यूस किए इसके अंदर में, फार्म के अंदर में, और एक में नुकसान होएगा, 2 में होएगा, सब में तो होने से रहा, बात ये है, ठीक है। और इसके बाद में देखो क्या है, इट इम्प्लाइज ए शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। देखो इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन वुड मीन्स ए शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग पे लिया है, ये सही है, बात ये। इट देखो वुड मीन्स चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस स्ट्रक्चर इन मार्केट। प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्रॉपिंग पैटर्न रखते हैं, ठीक है, जिस चीज़ का भाव अच्छा चल रहा है और चल रहा है उस चीज़ की ज़्यादा फसल वगैरह उगा रहे हैं, है ना। देखो इट वुड मीन्स चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्राइस स्ट्रक्चर इन द मार्केट। इट वुड मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइज ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। डाइवर्सिफिकेशन से क्या हुआ, प्राइस फ्लक्चुएशन से रिस्क से राहत मिलेगी किसानों को, ठीक है। ऑल्सो इट वुड मिनिमाइज रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून। मॉनसून की वजह से कुछ नुकसान हुआ, तेज़ बारिश होगी या फिर ओले गिर गए, स्नोफॉल होगी, ख़त्म होगी फसल, ठीक है। मतलब कई जगहों पे फ़ायदे हुए इस चीज़ के, मतलब हर फसल ख़राब नहीं हुई, ठीक है। तो ये बात है। अभी देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मिनिमाइज द मार्केट रिस्क, वही बात लिख रखी है जो ऊपर लिखी हुई है। ये डब्बे इसलिए दिए हुए हैं ताकि कोई ऊपर वाला ना पढ़े तो भाई करेक्ट्स पढ़ ले इसका, ठीक है। अभी देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कॉल फॉर शिफ्ट फ्रॉम क्रॉपिंग फार्मिंग, देखो क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मुर्गी फार्म खोल दिया अपने खेतों की ज़मीन पे, है ना, फिश का कोई तालाब बना दिया, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये बात है। देखो रेज इनकम एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑन इट। देखो फाइंडिंग, देखो सस्टेनेबल लिविंगहुड अवे फ्रॉम द क्रॉप फार्मिंग बिकम ऑल द मोर सिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट क्रॉप फार्मिंग सेक्टर इज ओवर बर्डन। मतलब कहने का क्या है, क्रॉप फार्मिंग जो ना ओवर बर्डन हो गया, सारे लोग क्रॉप ही तो बना रहे हैं, है ना, उससे क्या रेट नहीं मिल रहे अच्छे। ए फोकस ऑन अलाइड एक्टिविटीज़, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इमर्जिंग अल्टरनेटिव ऑफ लिविंगहुड।
इसेंशियल टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड इन वही बात है फिशरीज वगैरह करना, है ना, अपनी पॉवर्टी से बाहर आने के लिए। देखो इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या क्या की गई, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, जीव जंतुओं का पालन, डेयरी फार्मिंग, डेयरी गाय भैंसों का पाला गया वहाँ पे, है ना, और वहाँ से दूध एक्सट्रैक्ट करके बेचा जा रहा है। मुर्गी फार्म बना के अंडे बेचे जा रहे हैं और सब, है ना, मतलब फार्म एक्टिविटी ना करके नॉन फार्म एक्टिविटी कर रहे हैं हमारी ही खेतों में, ठीक है, खेतों की ज़मीनों पे, ठीक है। फार्म हाउस बना देते हैं, मैरिज प्लेस बना देते हैं, फार्म हाउस जंगलों के उसमें होता है, बीच में होता है, खेत की ज़मीन पे होता है फार्म हाउस का, यही मतलब हुआ। देखो इन मोस्ट एरियाज देखो लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज देखो कंबाइंड विद क्रॉप फार्मिंग बाय रूरल फैमिलीज विद ए व्यू टू सप्लीमेंटिंग देयर इनकम। एडिशनल इनकम हो जाती है, 2 भैंसे रख ली, अलग से दूध का बिजनेस हो गया, दूध बेच के भी पैसे कमा रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री बिजनेस हो गया, थोड़ी सी एडिशनल इनकम उनकी जनरेट होगी। अब 20 किलो दूध रोज बेच रहे तो भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, ठीक है, तो ये बात है। अभी देखो ए नोटेबल देखो फीचर्स ऑफ क्रॉप लिविंग, देखो क्रॉप लाइफ स्टॉक मिक्स इन दैट एज ए देखो एज वी मूव फ्रॉम इरीगेटेड एरियाज टू सेमी अराइड एंड अराइड एरिया। देखो द सिग्निफिकेंस ऑफ लिविंगहुड लाइफ स्टॉक फार्मिंग टेंड्स टू इंक्रीज वाइल देखो डेट ऑफ क्रॉप फार्मिंग टेंड्स टू बी डिक्रीज। भाई क्रॉप फार्मिंग डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो जो चीज़ है ना वो काम चला देती थी, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करना और सारी चीज़ें करना, है ना, ये एडिशनल काम चला देती थी हमारा, ठीक है। अब देखो लो प्रोडक्टिव ओवनिंग टू बैकवर्ड नो हाउ एंड डेफिशिएंसी वेटनरी केयर्स। वेटनरी केयर नहीं होते थे, जानवरों के डॉक्टर्स जो है ना इतने बढ़िया अवेलेबल नहीं थे उस टाइम। लो प्रोडक्टिविटी ओवनिंग टू बैकवर्ड नो हाउ, कैसे थी लो प्रोडक्टिविटी की वजह से, देखो ऑपरेशनल फ्लड, देखो ये बात करेंगे एक बार, ये बात करते हैं आप जो बिजनेसेस हैं इनके बारे में। फिशरीज़ का बिजनेस है, ये तमिलनाडु हो गया जैसे, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, आंध्रा के अंदर में ज़्यादा चलता है, गुजरात के अंदर में, है ना, ये वहाँ का मेन सोर्स ऑफ लिविंगहुड है ना, सी जो फूड है वो सारा का सारा, ठीक है। अभी देखो क्योंकि समुद्री इलाका है वो, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंडिया वेयर फिशरीज इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लिविंगहुड इन द रूरल एरियाज। द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इनोवेशन इन फिशरीज एंड एकर्स हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर सेक्टर्स। मतलब इनके सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। 0.9% जो है टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मछुआरे जो हैं, ठीक है, 0.9% कंट्रीब्यूट बाय दिस फिशमैन्स, ये सारे फिशर्स जो होते हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरी जीडीपी का। 0.9% बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब आगे देखो द फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन इनलैंड सोर्स एंड मरीन सोर्सेज, समुद्र से जो मछलियाँ निकालते हैं, है ना, ऑफ फिशिंग। देखो इनलैंड सोर्स इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स एंड स्ट्रीम्स, मतलब जो तालाब वगैरह है और सब है इनके ऊपर डिपेंड रह रहे हैं। while marine sources include seas and oceans। देखो inland oceans, inland source contribute 65%। inland source कितना दे पा रहा है, 65% कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है मछलियाँ निकालने में, है ना, मछलियों की प्रोडक्शन में, ठीक है, परसेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ फिश प्रोडक्शन, वाइल 35% जो है समुद्रों से निकाल पा रहे हैं हम, ठीक है, बात ये है। टुगेदर दिस सोर्स इनलैंड एंड मरीन सोर्सेज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज बोल दो, है ना, वाटर फूड, सी फूड बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। देखो विच आर देखो रिगार्ड एज मदर प्रोवाइडर ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है, बाय फिशिंग कम्युनिटीज़। भाई सीधी सी बात है, इनके लिए तो यही काम धंधा था सारा कुछ जो भी था। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वुमेन्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फिशिंग प्रोडक्शन। देखो थ्रू देयर इन्वॉल्वमेंट इन फिशिंग मार्केटिंग, ज़्यादातर लेडीज़ होती थी इसके अंदर में, है ना, मछलियाँ मछुआरे जो होते थे ना उनमें लेडीज़ ज़्यादा होती थी,
देखो इन्वॉल्वमेंट इन फिशिंग मार्केटिंग इज क्वाइट सब्सटेंशियल। अबाउट 60% ऑफ वर्क फोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इन इंटरनल मार्केटिंग आर वुमेन्स थी। 40% जो है वुमेन्स किस में थी, इंटरनल मार्केटिंग में, और 60% वुमेन्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग में। वो नहीं है डॉक से पूरे जहाज के जहाज जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट होती है मछलियाँ भी, ठीक है, बिकती है बाहर भी मछलियाँ वगैरह और सारी चीज़ें बिकती है, सारी चीज़ें सी फूड सारे बिकते हैं। देखो बट फिशिंग कम्युनिटी कंटिन्यू टू बी एज वन ऑफ मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी इन द कंट्री। सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी में गिनी जाती है, भाव नहीं मिलते इतने ज़्यादा ना। देखो सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया आर देखो रैम्पेट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है, अर्निंग एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर एंड हाई रेट ऑफ इलिटरेसी। मतलब बहुत ज़्यादा अनपढ़ता है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। ये मछुआरे वगैरह ना समुद्र के आसपास रहते हैं और सारे उन लोगों के बारे में बात हो रही है ना। मतलब सारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है ना। लेबर जो ये है मतलब इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, इनके लिए यही सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में पहले हुआ करता ना, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर है, इनके लिए ये मछली निकालना बेचना है ना, ये सब इनका एम्प्लॉयमेंट है। वाइड स्प्रेड इंडेप्टनेस, इनके ऊपर कर्जे बढ़ते गए ऑफ फिशिंग कम्युनिटी मेक फिशिंग ए वनरेबल ऑक्यूपेशंस। इट इज़ सजेस्टेड दैट क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह देनी जरूरी है ना, टू बी प्रोवाइडेड टू फिशिंग कम्युनिटी दैट ब्रेक्स देयर विकस साइकिल ऑफ इंडेप्टनेस, ताकि वो मतलब इंडेप्टनेस को तोड़ पाए। मतलब कहने का क्या है, अपने कर्जों से बाहर आ सके, मतलब कर्जे वगैरह जो है उनके उतर सके सारे के सारे, मतलब उनको उधार प्रोवाइड करवाया जाए। माइक्रो फाइनेंसिंग जो SHG है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो डेवलप किए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में गो ए लॉन्ग वे इन देखो रिड्रेसिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ मार्जिनल फिशिंग फैमिलीज इन रूरल एरियाज। मतलब रूरल एरियाज़ के अंदर में भी ये SHG खोले गए सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो इनकी मार्जिनल फिशिंग फैमिलीज जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। देखो फिशिंग टेक्नोलॉजी बी अपग्रेडेड एंड मेड अवेलेबल टू द फिशिंग कम्युनिटी। फिशिंग कम्युनिटी को अपग्रेड करके मतलब टेक्नोलॉजी दी गई। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी ज़रूरी थी। वो पहले क्या था, वो जाल फेंक के मछलियाँ पकड़ रहे हैं, है ना। अब नए नए साधन दिए गए और सारी चीज़ें दी गई, है ना। तो ये बात है, ताकि अपने पिछले ट्रेडिशन से बाहर आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। आगे चलो, आगे चलो। तनवा देखो मतलब तमिलनाडु वुमेन्स इन एग्रीकल्चर। तनवा बोल दिया इसको, तमिलनाडु वुमेन्स इन एग्रीकल्चर। देखो इज ए प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन तमिलनाडु विद ए व्यू टू ट्रेनिंग वुमेन्स इन डाइवर्स टेक्निक ऑफ फार्मिंग। मतलब वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये गवर्नमेंट द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा करा गया था, है ना। डाइवर्स टेक्निक्स सिखाई गई थी फार्मिंग की। दिस भाई आ सकता है ये पेपर में। दिस इज एक्सपेक्टेड टू रेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एज वेल एज देयर इनकम थ्रू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो हैविंग एक्वायर्ड स्पेशलाइज स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग वुमेन्स आर देखो फॉर्मिंग फार्म वुमेन्स ग्रुप्स। एक पूरा ग्रुप बनाया गया, ठीक है। तनवा देखो these groups functions like SHG जैसे नहीं होता वैसे ही देखो। एंड प्रमोट कॉटेज एंड हाउस होल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यूजिंग देखो देयर ओवन पूल्स ऑफ फंड्स। मतलब खुद के फंड्स पे जो है ना मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई गई। आगे चलो। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स की और सब्जियों की खेती। फ्रूट्स की और सब्जियों की खेती के बारे में बात की जाएगी इसके अंदर में। इसके अंदर में क्या कह रहा है, हॉर्टिकल्चर इज अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। इट इज़ मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस रेदर देन ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग, है ना भाई। डाइवर्सिफाई कर दो क्रॉप को। देखो हॉर्टिकल्चर देखो क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, फूलों की खेती, ठीक है ना। फूल भी बहुत बिकते हैं, ठीक है। अच्छा बिसाइड्स सेवरल अदर
देखो ओवर टाइम देयर हैज़ बीन ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया. 6% जीडीपी के अंदर में कंट्रीब्यूट करने वाला है हॉर्टिकल्चर. ठीक है, मतलब फ्रूट्स की, मतलब जैसे सेब के बाग होते हैं, ऑरेंज के बाग होते हैं, ग्रेप्स के बाग होते हैं, है ना, ये सब्जियों के, मिर्च और ये सब सब्जियां और सब, है ना, बाग होते हैं इनके. अब देखो प्रेजेंटली इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमारा इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट देश है जो फ्रूट और वेजिटेबल बना पा रहा है, प्रोडक्शन कर पा रहा है इन द वर्ल्ड. वी आर इमर्जिंग एज ए लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगोज, बनानाज, कोकोनट, है ना, कैशवेन्यूज़ जैसे कश्मीर में पाए जाते हैं ज़्यादातर, है ना, ए वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस, दालें वगैरह भी हमारे देश में ज़्यादातर पाई जाती है. ठीक है, देखो हाई क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी लीड्स टू गोल्डन रिवॉल्यूशन. एक तो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है खेती में होती है, वो एग्रीकल्चर में होती है ग्रीन रिवॉल्यूशन. वाइट रिवॉल्यूशन कहाँ पे होती है? दूध के अंदर में, है ना, मिल्क प्रोडक्शन में. और गोल्डन कहाँ होती है बताओ? फ्रूट्स और सब्जियों में. ठीक है ना, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन. ठीक है, इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग ड्यूरिंग द ईयर 1991 to 2012. देखो डाउटलेस हॉर्टिकल्चर इज इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सटेंशियल देखो लिविंग इन द रूरल एरियाज, है ना भाई, सस्टेनेबल लिविंग इन द रूरल एरियाज के अंदर में देखो ये एक मेन सोर्स बन गया था. देखते ही देखते छोटे पते क्या होते हैं, छोटी सी ज़मीन पे भी कई सारी सब्जियां प्रोडक्शन कर सकते हैं. अब मान लो किसी के पास में मार्जिनल ज़मीन है ना, छोटी सी ज़मीन है, उसके ऊपर पे भी कई सब्जियां मतलब प्रोड्यूस हो सकती है. जैसे ये धनिया, मेथी, पालक और ये, है ना, और ये मतलब छोटी छोटी भिंडी होगी, मिर्च होगी, है ना, ये बहुत सारी प्रोडक्शन भारी मात्रा में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. आधा किला भी ज़मीन है ना, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हो जाती है. ठीक है, देखा जाए तो. लेकिन गेहूँ इतनी नहीं हो पाती ना, इतना प्रॉफिट भी नहीं होता. बात ये है. देखो शिफ्टिंग टू हॉर्टिकल्चर फार्मिंग हैज़ रिड्यूस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. इनके दुखों को दूर किया गया, हॉर्टिकल्चर ने दूर किया. देखो दिस हैज़ ओपन्ड अप न्यू एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक तरह से न्यू एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फॉर वुमेन फोक इन रूरल एरिया. जो गाँवों के अंदर में लेडीज़ रह रही है, जो अनपढ़ है, वो लोग कम से कम सब्जियां बना के, प्रोडक्शन करके, है ना, और सारी चीज़ें करके अपना गुजारा चला सकती है. सिग्निफिकेंट इट इज़ टू नोट दैट नियरली 20% ऑफ टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट इज़ जनरेटेड बाय हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर लगभग 20% मतलब क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर में. ठीक है, एंड रिलेटेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लाइक फ्लावर्स, है ना, हार्वेस्टिंग्स, नर्सरी मेंटेनेंस, है ना, हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन एंड टिश्यूज कल्चर्स, है ना. अब देखो प्रोपोगेशंस ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड्स, देखो प्रोसेसिंग, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब आउटपुट दे रहा है हॉर्टिकल्चर हमको. ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा योगदान है हमारे देश की प्रोडक्शन के अंदर में और सब चीज़ों में. देखो हाउएवर देखो एन अलार्मिंग फैक्ट इज़ दैट बल्क ऑफ देखो जो भी एक एक्रेज अंडर हॉर्टिकल्चर हैज़ एक्सपेंडेड एट कॉस्ट ऑफ एक्रेज अंडर पल्सीज, है ना, causing a severe shortfalls in suppliers of pulses and a cuts in their consumptions. भाई दालें वगैरह जो है ना ज़्यादा बन नहीं पा रही है. ठीक है, और कंजप्शन ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन इतना है नहीं. ओवनिंग टू हाई प्राइस, इस जिस वजह से क्या है, दालों के भाव और फ्रूट्स के भाव बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, देखो आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर बल्क ऑफ हाउस होल्ड्स. ठीक है, मतलब दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और जो जिसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और कंजप्शन ज़्यादा होने के कारण क्या, प्रोडक्शन इतनी है नहीं, इसी वजह से इनके प्राइस हाई होते जा रहे हैं. ये चैलेंज है. ठीक है, फ्रूट्स है, प्रोटीन होता है, सारी चीज़ें होती है ना, तो इस वजह से क्या है, उनके प्राइसेस भी हाई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है. बात ये है. अब एप्पल 300 रुपये किलो है देखा जाए तो. ठीक है, 300 रुपये किलो है. अब देखा जाए तो इतने में तो
1.5-2 किलो पनीर आ सकता है 1 किलो एप्पल के अंदर में, सही है। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा, कंजप्शन ज़्यादा है ना, इतनी बन नहीं रही ना चीज़ें, बात ये इसी वजह से। अभी देखो एनहांसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि भाई ख़राब भी तो हो जाता है ना फ्रूट, है ना, सारी चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर चाहिए, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम भी चाहिए, मार्केटिंग एंड देखो लिंकेजेस प्रॉपर चाहिए, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना, ताकि भाई फ्रूट वगैरह ख़राब ना हो। फ्रूट बना भी लिया ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा अगर उसको मतलब प्रिजर्व नहीं करके रखा गया तो, बात ये है। आईटी सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये बॉक्स कर लेंगे, पहले आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक कर लेते हैं। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? केमिकल फ्री फार्मिंग को बोलते हैं। केमिकल फ्री फार्मिंग का मतलब होता है गोबर से बनाई हुई खाद की फार्मिंग करना। केमिकल फ्री फार्मिंग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, है ना, और ये जो होती है ना यूरिया खाद होती है वगैरह, ये इनका यूज़ ना करना। नेचुरल खाद का यूज़ करना। नेचुरल केचुए से बनी हुई खाद होती है, केचुए से बनी हुई खाद के फार्म होते हैं, वहाँ से आप खाद ला सकते हो, ठीक है। गोबर से बनी हुई खाद भी होती है, जिससे मतलब ज़मीन की फर्टिलिटी भी बनती है और मतलब क्या है, पौष्टिक भी होता है जो अपना फूड बनता है ना, और उसके अंदर में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। आजकल क्या है, दालों पे भी पॉलिश हो रही है, हर चीज़ पे पॉलिश होके आ रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, सारी चीज़ हो रही है, हम लोग वही कंजप्शन कर रहे हैं, समझे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, केमिकल फ्री फार्मिंग होएगी, हाँ पैदावार कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन जो भी होती है, लेकिन फर्टिलिटी भी तो बनती है ज़मीन की। गोबर की खाद से पूरी 6 महीने खेती होएगी, प्रॉपर चलेगा, है ना, तो ज़मीन की फर्टिलिटी तो बनेगी, ऊपरी लेयर जो है ज़्यादा फर्टाइल होएगी, सही है। तो ये बात ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं इसको। इसके बेनिफिट क्या है देखो, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग? डिसगार्ड द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल्स विच आर पेट्रोलियम बेस्ड। मतलब सिंथेटिक एलिमेंट यूज़ नहीं करते ना, ये केमिकल फ्री होते हैं, और लेकिन वो उसमें क्या होता है, कंपोस्ट वगैरह होती है, वो यूरिया वगैरह होती है, इसमें तो डलते हैं, एसिडिक एलिमेंट होते हैं सारे के सारे, है ना, केमिकल्स होते हैं, स्प्रे होती है, पेट्रोलियम पदार्थ का तो यूज़ होता ही होता है, स्प्रे होती है। आप स्प्रे मार के देखना, तिल्ली लगा देना, आग लग जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो होते ही होते हैं उसके अंदर में, सिंथेटिक एलिमेंट तो होते ही होते हैं। अभी देखो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती ऑर्गेनिक फार्मिंग, भाई ज़मीन की भी उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, ज़मीन की मिट्टी की जो है ना उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखती है, ये जो गोबर की खाद वगैरह होती है ना, सबसे लाभदायक है ज़मीन के लिए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, फार्मिंग देखो सॉइल फर्टिलिटीज़ एंड सुटेबल डेवलपमेंट। देखो कन्वेंशनल फार्मिंग यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, देखो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल देखो ख़त्म होती जा रही है देखा जाए तो। वेयर एज ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो यूजिंग एनिमल मेजर्स एंड कंपोस्ट्स, है ना, सस्टेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है पता है? पानी वाली मशीन बंद करो यार, इससे पूछ के चलाइए।